नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका दुबे स्वागत करती हूँ आपके मॉर्निंग क्लासेस में। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था कि अगली क्लास हमारी प्रश्नोत्तरी की होगी, जो हम कर चुके हैं। जितना टॉपिक हमने कवर किया है, यानी इकाई 1 यूजीसी नेट का जो हमने कवर किया है, उसी को आज हम प्रश्नोत्तरी के रूप में करेंगे। और मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग को कितना आता है। दूसरी चीज़ कि आप लोग सारे आंसर्स मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। आप लोग क्या करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन मुझे कमेंट करके नहीं बताते कि आपको वीडियो कैसी लगी। दूसरी चीज़, आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। तीसरी, जब मैं आज प्रश्नोत्तरी करवाऊंगी, आप सारे आंसर्स मुझे कमेंट सेशन में बताओगे याद से। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं इकाई 1 यूजीसी नेट भाषा विज्ञान के प्रश्नोत्तर। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास हमारी इकाई 1 है और उसके हमने प्रश्नोत्तरी करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है, उसे भाषा कहते हैं। किस विद्वान की ये परिभाषा है? भाषा के संबंधित किस विद्वान ने ये परिभाषा कही है? एक बार फिर से पढ़ो इसको। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है, उसे भाषा कहते हैं। किस विद्वान का ये? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। किसका ये? डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विश्व स्तर पर भाषाओं की संख्या कितनी मानी गई है? विश्व स्तर पर भाषाओं की संख्या कितनी मानी गई है? तो मैंने आप लोगों को बताया था, एक मोबाइल नंबर की तरह याद करवाया था, याद है आपको? तो क्या है, विश्व स्तर पर भाषाओं की संख्या कितनी मानी गई, बताओ? 2570 से 3000, 2896 से 3000 तक, 2796 से 3000 तक, या 2996 से 3000 तक। कितनी मानी गई है? 2796 से 3000 तक, 2796 से 3000 तक लगभग। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। फिर हम आते हैं अगला क्वेश्चन, भारोपीय परिवार की संख्या कितनी मानी गई है? भारोपीय परिवार की संख्या मैंने आप लोगों को बताई थी। भारोपीय परिवार की संख्या कितनी मानी गई है? कितनी है भारोपीय परिवार में संख्या, बताओ? 10, 12, 14 या 16? 10, 12, 14 या 16? बताओ मुझे कितनी है इसकी? 10। कितनी है इसकी? 10। फिर सतम का अर्थ क्या है? सतम और केतुम भारोपीय परिवार को 2 हिस्सों में बांटा गया है ना, तो उसमें सतम का अर्थ क्या है? 7, 100 या 10? क्या है? 100। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ईरानी किस परिवार की सदस्य है? भारत ईरानी किस परिवार की सदस्य है? बताओ, भारत ईरानी किस परिवार की सदस्य है? यूरेशिया परिवार, भारोपीय परिवार, अफ्रीका भूखंड या अमेरिका भूखंड? किसके सदस्य है ये? भारोपीय परिवार की। किसकी? भारोपीय परिवार की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय आर्य भाषा को कितने वर्गों में बांटा गया? भारतीय आर्य भाषा का जो वर्गीकरण किया, वो कितने भागों में किया? 2, 3, 4 या 5? 2, 3, 4 या 5? कितने भागों में बांटा गया? तो बेटा 3 भागों में। ठीक है, यहाँ पर मैं वही प्रश्न उत्तर लेके आई हूँ जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके जितनी भी यूनिट में मैंने करवाया है, उसी के अनुसार मैंने क्वेश्चंस निकाले ताकि आपको वो आंसर्स अच्छे से याद हो जाए। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय क्या है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय क्या है? 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, 1000 ईस्वी पूर्व से 1050 ईस्वी तक। बताओ मुझे कितना है इसका समय? कितना है बताओ मुझे, इसका समय कितना है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी? सबसे पहले वर्गीकरण हुआ था ना प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, 3 भागों में हुआ था, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो समय था वो कितना था बेटा? 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, फिर आते हैं हम पाली भाषा की ध्वनियों। पाली भाषा की ध्वनियों की संख्या कच्चाइन विद्वान थे ने कितनी मानी है? पाली भाषा की संख्या पाली भाषाओं की ध्वनियों की संख्या कच्चाइन ने कितनी मानी है? 42, 43, 41 या 45? बताओ मुझे कितनी मानी है? 42, 43, 41 या 45? कितनी मानी है? तो 41, 41। प्रथम प्राकृत किसे कहा जाता है? प्रथम प्राकृत किसे कहा जाता है? प्राकृत को, पाली को, अपभ्रंश को। किसको कहा जाता है? प्राकृत को, पाली को, अपभ्रंश को। किसको कहा जाता है? तो प्रथम प्राकृत हमारा पाली को कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, प्राकृत प्रकाश के संबंध में
प्राकृत भाषा के संबंध में सर्वप्रथम विचार कहाँ मिलता था? किस ग्रंथ में हमारा सर्वप्रथम विचार जो प्राकृत भाषा है उसके संबंध में सर्वप्रथम विचार किस ग्रंथ में मिला हमारा? प्राकृत प्रकाश में, प्राकृत पैगलंबन में और नाट्य शास्त्र में। किस में मिला हमारा? सबसे इन तीनों में से किस में मिला हमारा? नाट्य शास्त्र में। किस में मिला? नाट्य शास्त्र में। फिर है प्राकृत व्याकरण की सर्वप्रथम रचना है। प्राकृत का जो व्याकरण लिखा गया उसकी जो सर्वप्रथम रचना है कौन सी है? प्राकृत पैगलंबन, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या प्राकृत प्रकाश? कौन सी है? प्राकृत प्रकाश। अगला क्वेश्चन है हमारा, संधिकालीन भाषा नाम से किस भाषा को अभिहित किया गया? यानी किस भाषा को संधिकालीन भाषा भी कहा गया? किस भाषा को संधिकालीन भाषा भी कहा गया? प्राकृत को, पाली को, संस्कृत को या अपभ्रंश को? किसको कहा गया? प्राकृत, पाली, अपभ्रंश या संस्कृत को? किसको कहा गया? तो किसको कहा गया बेटा? ऑप्शन डी, संस्कृत को। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी किस भाषा को कहा गया है? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी किस भाषा को कहा गया है? अपभ्रंश को, पाली को, प्राकृत को या संस्कृत को? तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी किस भाषा को कहा गया है? अपभ्रंश को। ऑप्शन ए, अपभ्रंश को। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने, पतंजलि के महाभाष्य में, काव्यदर्श के दंडी के काव्यदर्श में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास में। तो अपभ्रंश शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किस रचना में मिलता है? किस में मिलता है आपको बताओ मुझे? ऑप्शन बी, पतंजलि के महाभाष्य में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? यानी अपभ्रंश को अन्य नाम क्या क्या है? ग्रामीण भाषा कहा गया, अभिरो की भाषा, देसी भाषा, अभिरोक्ति भाषा या अभट्ट या सभी भाषा? बताओ मुझे कि अपभ्रंश को इनमें से किस किस नाम से जाना जाता है? ग्रामीण भाषा, अभिरो की भाषा, देसी भाषा, अभिरोक्ति भाषा, अभट्ट और सभी। सभी मतलब ये सारे ही नाम अपभ्रंश के हैं। तो इसका सही विकल्प होगा हमारा ऑप्शन एफ हमारा सही विकल्प है। यानी सभी नाम जो यहाँ दे रखे हैं, ग्रामीण भाषा भी कहा जाता है, अभिरो की भाषा भी कहा जाता है, देसी भाषा भी कहा जाता है, अभिरोक्ति भी और अभट्ट भी, ये सभी नाम किसके? अपभ्रंश के। अगला क्वेश्चन हमारा आया, अपभ्रंश को राणा की भाषा किसने कहा? यानी अपभ्रंश को राणा की भाषा किसने कहा? बेटा जब आपको पढ़ाया था तो मैंने आपसे बताया था और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट सेशन में इसका उत्तर मुझे यहाँ से बताओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में अपभ्रंश को क्या कहा गया? भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में अपभ्रंश को क्या कहा गया? अभिरोक्ति, ग्रामीण भाषा, विभ्रष्ट या देसी भाषा? क्या कहा गया? भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में अपभ्रंश को क्या नाम दिया गया? अभिरोक्ति कहा गया, ग्रामीण भाषा कहा गया, विभ्रष्ट कहा गया या देसी भाषा कहा गया? क्या कहा गया? विभ्रष्ट की भाषा। क्या कहा गया? विभ्रष्ट की भाषा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, अपभ्रंश नाम पहल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस में मिला? अपभ्रंश नाम सर्वप्रथम हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस ग्रंथ में मिला? भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में, वल्लभी राजा धानसेन द्वितीय के शिलालेख में, पतंजलि के महाभाष्य में या धीरेन्द्र वर्मा अपभ्रंश काव्य में? धीरेन्द्र वर्मा का अपभ्रंश काव्य में। किस में मिला हमें अपभ्रंश नाम? किस में मिला? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश नाम पहल किस में माना? वल्लभी राजा धानसेन द्वितीय के शिलालेख में। ऑप्शन बी, विकल्प बी, ठीक है। अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य माना जाता है। अपभ्रंश का जो सर्वप्रथम प्रबंध काव्य लिखा गया वो कौन सा है? भविष्यत कहा, प्राकृत पैगलंबन, नाट्यशास्त्र? कौन सा है? भविष्यत कहा, ठीक है। किसकी रचना है ये? मुझे आप लोग मुझे कमेंट सेशन में बताओगे कि भविष्यत कहा किसकी रचना है, ठीक है। ये मुझे यहाँ से बताना। अगला क्वेश्चन हमारा, 7वीं सदी से 11वीं सदी के समय को अपभ्रंश का स्वर्णकाल किस विद्वान ने कहा? 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के समय को जो अपभ्रंश का स्वर्णकाल किस विद्वान ने कहा?
क्या कहा गया इसको? अपभ्रंश का स्वर्णकाल। लेकिन किसने कहा? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने, डॉक्टर हरदेव बहारी ने या डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने? तो किसने कहा? इनका ऑप्शन हो जाएगा, क्या विकल्प सही है इसका? विकल्प सी, डॉक्टर हरदेव बहारी ने। उसके बाद आते हैं हम 21 पे। मार्कंड ने अपभ्रंश के इनमें से कौन सा भेद नहीं माना है? मार्कंड ने अपभ्रंश के इनमें से कौन सा भेद नहीं माना है? नागर, उपनागर, ब्राचड़ या अभीर? इनमें से कौन सा भेद मार्कंड ने नहीं माना है अपभ्रंश का? तो हो जाएगा इसका विकल्प सी, ब्राचड़। अगला ऑप्शन देखो, अपभ्रंश भाषा की ध्वनि संख्या डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने कितनी मानी है? अपभ्रंश भाषा के ध्वनियों की संख्या डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने कितनी मानी है? 42, 40, 43 या 44? कितनी मानी है इन्होंने? 40, 10 स्वर और 30 व्यंजन। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वयंभू की रचना पयमचरु अपभ्रंश काव्य की रचना थी। किस भाषा में लिखी गई है? अपभ्रंश में। इसमें 7 कांड में से कौन से 2 कांड नहीं थे? हमारे रामचरितमानस में 7 कांड है, इनमें से कौन से 2 कांड नहीं थे? तो यानी कि पयमचरु में कितने कांड है? 5 कांड, और उनमें से 2 कांड कौन कौन से नहीं है? अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। बाल कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, उत्तर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। बताओ कौन सा नहीं है? इन सारे चारों विकल्पों में से कौन सा सही होगा हमारा? जो पयमचरु है स्वयंभू की रचना, उनमें 5 कांड है, उनमें 5 कांड में से 2 कांड नहीं है। वो कांड कौन से हैं? तो बेटा इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अरण्य कांड और किष्किंधा कांड। कौन सा नहीं है? अरण्य कांड और किष्किंधा कांड। फिर हम अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, भाषाओं का सही क्रम। मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो हमारा है, भाषाओं का सही क्रम क्या है? तो भाषाओं का हमारा सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले कौन सी भाषा आती है? अब देखो पहले इसमें पढ़ो, पाली, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश या अभट्ट। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अभट्ट। प्राकृत, संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, अभट्ट। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अभट्ट या संस्कृत। बताओ इनमें से चारों में से कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? तो सबसे पहले हमारी कौन सी भाषा आती है? इसका विकल्प बी सही होगा। सबसे पहले हमारी संस्कृत आती है, उसके बाद हमारी पाली आती है, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हमारी अभट्ट आती है। ठीक है, फिर आते हैं हम बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है, प्रश्न नंबर हमारा 25 है। तो प्रश्न नंबर 25 क्या है? पुरानी हिंदी नाम किसने दिया? यानी किस विद्वान ने पुरानी हिंदी नाम दिया? डॉक्टर चंदा शर्मा गुलेरी और राहुल संकताइन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर चंदा शर्मा गुलेरी ने, डॉक्टर हरदेव बहारी और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। किसने हमारा जो हमारी पुरानी हिंदी है वो नाम, हिंदी को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया? तो किसने दिया? ये विकल्प हो जाएगा आपका ए, डॉक्टर चंद्रधर शर्मा गुलेरी और राहुल सांकृत्यायन ने पुरानी हिंदी कहा। फिर आते हैं हमारा प्राकृत भाष हिंदी, पुरानी हिंदी को किसने कहा? अब पुरानी हिंदी का नाम प्राकृत भाष हिंदी किसने कहा? चंद्र शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या धीरेन्द्र वर्मा ने। किसने कहा? तो इसका सही विकल्प हमारा क्या होगा बेटा? बताओ मुझे, प्राकृत भाष हिंदी, पुरानी हिंदी को किसने कहा? चंदा शर्मा गुलेरी ने कहा, राहुल सांकृत्यायन ने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा या डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कहा? किसने कहा? तो इसका सही विकल्प हमारा होगा ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अब हमारा प्रश्न नंबर है 27। शौरसेनी अपभ्रंश से इनमें से किस उपभाषा का विकास नहीं हुआ? यानी शौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास नहीं हुआ? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती या पहाड़ी? किसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ बेटा? तो इसका सही विकल्प क्या है मुझे बताओ जरा? पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। और आप मुझे कमेंट सेशन में बताओगे कि पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, किस अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ, ये आप मुझे कमेंट सेशन में बताओगे। आपके लिए कमेंट के लिए मैंने 3 से 4 क्वेश्चन बना दिए हैं और मुझे वो आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और आप मुझे बताओगे कि प्रश्न उत्तर आपको कैसे लगे, आप लोगों को समझ में आए या नहीं आए। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन हमारा, बिहारी, बंगला, उड़िया, असामिया का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? बिहारी, बंगला, उड़िया, असामिया का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? किससे हुआ हमारा? मराठी से,
अर्धमागधी से, मागधी से या पैसाची से? किससे हुआ हमारा, इनमें से किससे हुआ बताओ? ऑप्शन ए है हमारा मराठी, ऑप्शन बी है हमारा अर्धमागधी, ऑप्शन सी है हमारा मागधी, ऑप्शन डी है हमारा पैसाची। तो किससे हुआ हमारे इसका बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया का विकास किससे हुआ हमारा? ऑप्शन सी मागधी से। फिर हमारा 29वां क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन हमारा, ब्राचट से किस उपभाषा का विकास हुआ है? ब्राचट से किस उपभाषा का विकास हुआ? लहंदा, पंजाबी, पूर्वी हिंदी, सिंधी। किसका विकास हुआ हमारा? लहंदा, पंजाबी, पूर्वी हिंदी या सिंधी का विकास ब्राचट से किस उपभाषा का विकास हुआ? तो इसका सही विकल्प होगा हमारा सिंधी। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30, लहंदा पंजाबी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? यहाँ अपभ्रंश लिखना भूल गई मैं, किस अपभ्रंश से हुआ? ठीक है, तो लहंदा पंजाबी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? पैसाची, महाराष्ट्रीय, ब्राचड़ या मागधी, इनमें से किस अपभ्रंश से लहंदा पंजाबी का विकास हुआ? तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। किससे हुआ हमारा? पैसाची से। किससे हुआ हमारा? पैसाची से। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, पश्चिमी हिंदी में विकसित होने वाली कौन सी बोली नहीं है? यानी किस बोली का विकास पश्चिमी हिंदी से नहीं हुआ? ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी या बुंदेली। इन 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? पश्चिमी हिंदी से कौन सी बोली इनमें से नहीं निकली है? तो ऑप्शन सी अवधी। कौन सी बोली निकली है? अवधी, ऑप्शन सी। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। मैंने आपको बताया था कि पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं। अब 3 बोलियां कौन कौन सी हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी या कन्नौजी। इनमें से कौन सी एक बोली जो नहीं है कि पूर्वी हिंदी की नहीं है? कौन सी होगी? इसका सही उत्तर है कन्नौजी। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 33, उत्तरी राजस्थानी का अन्य नाम क्या है? यानी उत्तरी राजस्थानी को अन्य नाम क्या है? जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी या मालवी। किस अन्य नाम से उत्तरी राजस्थानी को जाना जाता है? बताओ मुझे पहले। तो किस अन्य नाम से जाना जाता है? मेवाती। यानी मेवाती का अन्य नाम उत्तरी राजस्थानी और उत्तरी राजस्थानी का मेवाती। ठीक है, जयपुरी राजस्थानी को क्या कहा जाता है? पूर्वी राजस्थानी, और मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थानी, और मालवी को दक्षिणी राजस्थानी, और मेवाती को उत्तरी राजस्थानी। ठीक है, क्लियर हो आप लोगों का? अब हम आते हैं 34वें क्वेश्चन में। इसमें हमें मैचिंग करनी है कि किस शहर में कौन सी बोली बोली जाती है, किस क्षेत्र की कौन सी बोली है। ठीक है, तो सूची 1 और सूची 2, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी और अवधी। तो खड़ी बोली हमारी किस में बोली जाती है इनमें से? बताओ मुझे। इधर हमारा दे रखा है हरदोई, मुरादाबाद, लखनऊ, रोहतक। ठीक है, तो खड़ी बोली बेटा जो है वो हमारी किस में बोली जाती है? मुरादाबाद में। किस में बोली जाती है हमारी? मुरादाबाद में। और यहाँ ऑप्शन 2 किस में है? इसमें भी है और इसमें भी है। अगला हम देखते हैं ब्रजभाषा। ब्रजभाषा हमारी कहाँ बोली जाती है? हरदोई में। किस में बोली जाती है? हरदोई में। तो यहाँ ऑप्शन 1 किस में? इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो अभी हमारे ये दोनों ऑप्शन चल रहे हैं। हरियाणवी बोली कहाँ बोली जाती है? रोहतक में। कहाँ बोली जाती है? रोहतक में। तो ऑप्शन 4 और ऑप्शन 4 इनमें से किस में है? दूसरे वाले में। तो हमारा विकल्प बी सही होगा। और अवधी कहाँ बोली जाती है? लखनऊ में। तो ऑप्शन बी हमारा सही हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा अंतिम प्रश्न है। और मुझे आप बताओ, यहाँ पे भी एक तरफ क्षेत्र है और एक तरफ बोलियाँ हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ आप छत्तीसगढ़ी की इनमें से कौन सी बोली है? छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली और बुंदेली। इधर है अयोध्या, रायगढ़, हमीरपुर और रीवा। तो छत्तीसगढ़ी कहाँ बोली जाती है? यहाँ पे रायगढ़ में। कहाँ बोली जाती है? रायगढ़ में। तो 2 ऑप्शन किस में है? पहले में और लास्ट वाले में। ठीक है, दिख रहा है आपको? ऑप्शन दिख रहा है? पहले में और लास्ट वाले में। उसके बाद है अवधी। अवधी कहाँ बोली जाती है? अयोध्या में। कहाँ बोली जाती है? अयोध्या में। तो पहले और लास्ट में नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप लोग ना जब मैचिंग करते हो ना तो ऐसे ही मिलाया करो। 1 या 2 सही मिल गए ना, उसके बाद मान लो कि वही ऑप्शन हमारा सही है। इससे आगे आपको कन्फ्यूज़न की कोई ज़रूरत नहीं है। बघेली कहाँ बोली जाती है? रीवा में।
ठीक है, ऑप्शन 4। और बुंदेली कहाँ बोली जाती है? हमीरपुर में। इसी के साथ बेटा ये आपका अंतिम प्रश्न था। आशा करती हूँ कि आपको प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी होगी और आप लोगों को समझ में भी आई होगी। आप लोगों को समझ में आई है तो जो प्रश्न मैं आप लोगों को लिए छोड़े हैं वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेशन में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि मुझे पता चल सके कि मैं आप लोगों को जो समझा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। आप लोग जितना शेयर करेंगे उतने ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचेंगे और बच्चों को ज़्यादा जो बच्चे फ़ीस दे के नहीं पढ़ पाते उनके लिए फ्री में क्लासेस है ये, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट सेशन में प्लीज़ मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसी लग रही है मेरी वीडियो। और आपको ये जो मैंने प्रश्नोत्तरी करवाई है, भाग 1 है ये प्रश्नोत्तरी का, भाग 2 मैं कल करवाऊँगी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से कितने मतलब कैसे लगे आप लोग को प्रश्न, मुझे आप लोग कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं।